हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 29 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको अनुच्छेद 29 मिल जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 के बारे में। ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे। कौन सी वाली शिक्षा संस्था? भाई धार्मिक शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकेंगे, उनका प्रशासन कर सकेंगे, प्रबंधन कर सकेंगे, संचालन कर सकेंगे और उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती रहेगी। ये कहता है अनुच्छेद 30। लेकिन ये सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए है, इसलिए यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा स्थापित धार्मिक संस्थाओं की बात की गई है। धार्मिक संस्थाओं की नहीं, किसी भी संस्थान की। क्या लिखा हुआ है इसमें? पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। यहां पर लिख दिया क्या कि धर्म और भाषा पर आधारित। धर्म पर आधारित मतलब जैन धर्म पर आधारित, सिख धर्म पर आधारित, ईसाई धर्म पर आधारित, मुस्लिम धर्म पर आधारित, तो ये तो हो गया धर्म। अब भाषा के आधार पर हिंदी भाषा पर आधारित, उर्दू भाषा पर आधारित, सिंधी भाषा पर आधारित, गुजराती भाषा पर आधारित, बंगाली भाषा पर आधारित। यानी यहां पर यह लिख दिया धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि वे अपने रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे और उनका प्रशासन कर सकेंगे। जैसे मुस्लिम धर्म मदरसा खोल देते हैं, वहां पर भी अपनी धार्मिक शिक्षाएं देते हैं, तो उनको धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार भी होगा और उनका प्रशासन करने का अधिकार भी होगा और ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार भी उनका होगा। ये कहता है अनुच्छेद 30। और यहां पर सिर्फ मदरसों की बात क्यों करें? अल्पसंख्यक जितने भी हैं, अल्पसंख्यक अकेले मुस्लिम तो है नहीं, तो मुस्लिम के अलावा में भी यदि कोई है, जैन समुदाय है, सिख समुदाय है, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये सभी अल्पसंख्यक की श्रेणी में ही तो आते हैं। तो ये सभी अपनी अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। इसलिए सभी अल्पसंख्यक वर्गों को जो है ये अधिकार दिए गए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मुस्लिम वर्ग अपना जो है मदरसा चलाता है और सिख धर्म नहीं चलाता है, जैन धर्म नहीं चलाता है, ये बात अलग है, ना चलाएं, लेकिन उनको अधिकार दिए गए हैं भाषा के आधार पर भी और धर्म के आधार पर भी। अनुच्छेद 30 में ये अधिकार दिए गए हैं और ये मूल अधिकार हैं। यानी कि यदि इनका हनन होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कार्रवाई कर सकता है और अपने अधिकारों को ले सकता है। तो यहां पर कहा गया ये कि प्रशासन करने का अधिकार भी होगा और स्थापना करने का भी अधिकार होगा। अब पॉइंट नंबर 1 का इसमें दिया है, खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करने के लिए उपबंध करने वाले विधि बनाते समय, यहां पर सीधा सीधा पहले लैंग्वेज में समझ लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है कि मान लेते हैं कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग ने कोई जो है धार्मिक शिक्षा देने के लिए किसी संस्था की स्थापना करी। अब वो शिक्षा संस्था की स्थापना करी तो उसको कोई हवा में तो शिक्षा देंगे नहीं, उसके लिए एक स्कूल की जरूरत पड़ेगी, एक संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी, मकान की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें बैठ करके मदरसा स्थापित किया जा सके। तो ऐसे समय में जब वो संपत्ति ली जाएगी, संपत्ति खरीद ली जाएगी, अब मदरसे की संपत्ति, वो तो मुस्लिम समुदाय की संपत्ति, यदि उसका अर्जन किया जाता है, सरकार को यदि उसकी आवश्यकता पड़ती है
तब सरकार क्या करे, यदि उसका अर्जन करती है, यदि उसको अपने कब्जे में लेती है, तब ऐसे समय में जितने रुपए की लागत से वो संपत्ति तैयार की गई थी उतना रुपया उस संस्था को देना पड़ेगा, उस समुदाय को देना पड़ेगा। ये यहाँ पर बताया गया। क्या बताया गया है कि भूमि अर्जन, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, यानी कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए तो वो कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा, यानी कि कानून कौन बनाता है, राज्य बनाएगा। राज्य मतलब संसद। तो संसद यदि कानून बनाती है तो वह ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाएं। यानी कि जितना आप संपत्ति को अर्जन कर रहे हैं उतनी राशि उसको वापस देना है, ये कहा गया है यहाँ पर। ये तो हो गया पॉइंट 1 काम है। अब मैं पॉइंट 2 की बात करता हूं कि पॉइंट 2 क्या कहता है। पॉइंट 2 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के लिए राज्य किसी भी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। कहने का मतलब यह है कि राज्य जो है, राज्य का मतलब समझा ही दिया था मैंने, पॉइंट नंबर 13 में राज्य की परिभाषा दी गई है। पॉइंट नंबर 12-13 के समथिंग आप देखेंगे, यानी अनुच्छेद 12-13 में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य क्या होगा, तो राज्य के बारे में बताया था कि संसद को भी राज्य कहा गया है, कोई प्राधिकारी है उसको भी राज्य कहा गया है, राज्य को तो राज्य कहा ही गया है, संघ शासित प्रदेश है उनको भी राज्य कहा गया, संघ जो है यानी कि केंद्र सरकार उसको भी राज्य कहा गया, संसद को भी राज्य कहा गया, और जो है राज्य सरकार को भी राज्य कहा गया, राज्य को भी राज्य कहा गया। तो सबको ही राज्य कहा गया। तो राज्य किसी भी आधार पर, किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर राशि देने में, सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा, ये कहा गया। यानी कि शिक्षण संस्थान ये नहीं कह सकते कि भैया ये मुस्लिम धर्म के लोग चलाते हैं तो राज्य जो है इसको सहायता नहीं देगा, या ये जो है जैन धर्म, जैन समुदाय के लोग इस पाठशाला को चलाते हैं तो भैया इसको हम सहायता नहीं देंगे। यानी कि धर्म और भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा सहायता देने में कोई भी राज्य नहीं, राज्य में सभी आ गए। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 31 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अनुच्छेद 31 मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।